हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। आज मैं आपको कैंपिंग से संबंधित कुछ अजीबोगरीब घटनाएं बताने वाला हूँ। ये घटनाएं रेडिट पे peter.io01 नाम के अकाउंट से शेयर हुई है। ये घटनाएं सच हैं या अफवाह, आप खुद सुनने के बाद सोचिएगा। ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपके साथ कोई ऐसी घटना घटी हो जिसको आप शेयर करना चाहें तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मेरा नाम एमिलिया है। मैं रोमानिया की रहने वाली हूँ। मेरे दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं जिनका नाम एडम और लुइस है। इस समय मेरी उम्र करीब 28 वर्ष की है। एडम और लुइस ये दोनों लोग 4 साल से एक रिलेशनशिप में हैं। ये घटना मेरे साथ 2003 में घटी थी। मेरे कॉलेज में कुछ रेनोवेशन का काम चल रहा था, इसलिए कुछ दिनों तक मेरा कॉलेज बंद था। तो इसलिए मैंने और मेरे तीनों दोस्तों ने हम तीनों ने प्लान बनाया कि हम लोग नेरा स्प्रिंग फॉरेस्ट में कैंपिंग के लिए जाएंगे। मेरे एक अंकल थे जिनका नाम एंड्रू था। उनको कैंपिंग जाना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए हमने उनसे कैंपिंग से संबंधित सारे सामान ले लिए थे और हमने उनको बता दिया था कि हम कुछ दिनों के लिए कैंपिंग पे जा रहे हैं क्योंकि हमारे कॉलेज में कुछ काम चल रहा है। हम लोगों ने उनसे सारा सामान ले लिया और उसके बाद हम लोग नेटा स्प्रिंग फॉरेस्ट के लिए चले गए। हमारे पास हमारी कार थी। नेटा स्प्रिंग फॉरेस्ट हमारे शहर से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता था। हम सब कैंपिंग साइट में शाम होने से पहले पहुंच गए। वहाँ का मौसम काफ़ी अच्छा था। वहाँ पे एक झील थी जो कि बह रही थी। हमने उसी के साइड में आराम से कैंप लगाया और हम सब ने अपना टेंट लगा के आग जला ली। हम सब ने शाम तक वहाँ पे बहुत इन्जॉय किया। हम सब ने बहुत सारा डांस किया और गाना भी गाया। इन्जॉयमेंट करते करते हमें करीब रात के 8:30 बज चुके थे। हम खाना खा के सोने की तैयारी कर रहे थे। उस रात मैंने पहली बार बियर पी थी। मेरी फ्रेंड लुइस सो गई थी और एडम जग रहा था। एडम और मैं हम दोनों लोग बैठ के सिगरेट पी रहे थे और जंगल की तरफ देख रहे थे। जंगल काफ़ी शांत था। यहाँ के माहौल के बारे में बताऊँ तो जंगल एकदम शांत था। ठंडी हवा चल रही थी। चांद की पूरी रोशनी से सब कुछ एकदम साफ साफ दिख रहा था और सब कुछ एकदम खामोश था। कुछ देर बाद एडम को नींद आ गई और उसने मुझसे बोला कि वो सोने जा रहा है। एडम और लुइस वो दोनों लोग एक टेंट में सो रहे थे और मेरा टेंट अलग था। हमने जो आग लगाई हुई थी उस पे हम लोगों ने चाय की केतली लटकाई हुई थी जिसमें चाय गर्म हो रही थी। एडम और मैं हम दोनों लोग अपने अपने टेंट में जाकर सो गए। मेरे टेंट में एक प्लास्टिक की खिड़की थी जिसे चांद की रोशनी साफ साफ आ रही थी। मुझे उस खिड़की से चांद बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा था। उस चांद की रोशनी में मैं एक किताब पढ़ने लगी और किताब पढ़ते पढ़ते मैं सो गई। कुछ देर बाद मैंने अपने टेंट के पास कोई अजीब सी आवाज़ सुनी। वो आवाज़ किसी के चलने की थी। मैंने अपनी टेंट की खिड़की से झांक के देखा तो दूर एक परछाई जा रही थी। वो परछाई बहुत बड़ी सी थी और वो पानी के रास्ते होते हुए जंगल के अंदर चली गई। मैंने उस परछाई को साफ साफ देखा। वो मेरा कोई भी वहम नहीं था। उस जंगल में इतनी शांति थी कि किसी के सांस लेने की भी बहुत आराम से आवाज़ आ रही थी। मैंने अपने टेंट का जिप खोला और टेंट के दरवाजे से सिर्फ अपना सिर बाहर निकाला। एकदम अंधेरा था। मुझे सिर्फ एडम और लूसी की खर्राटों की आवाज़ ही सुनाई दे रही थी। एडम और लूसी दोनों लोग अपने टेंट के अंदर आराम से सो रहे थे। मुझको बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी और बहुत अजीब भी लग रहा था। तो मैं टेंट से बाहर निकली और चाय की केतली से चाय निकाली और एक लकड़ी की चेयर पर बैठ के चाय और सिगरेट पीने लगी। मैं जंगल की तरफ देख के ये सोच रही थी कि आखिर वो बड़ी सी परछाई थी किसकी। मैं ये सोच ही रही थी कि कुछ देर बाद जहाँ पर मैं बैठी हुई थी उसके जस्ट दूसरी तरफ मुझे एक छोटी सी बच्ची दिखी। वो बच्ची अपने हाथ को हिला के मुझे अपनी तरफ बुला रही थी। मुझे इतना तो पता है मेरी दूर की नज़र कमज़ोर है, इसलिए मुझे कुछ साफ साफ दिखा नहीं। इसलिए मैं दौड़ के अपने टेंट के अंदर गई और अपनी बुक के पास अपना चश्मा रखा हुआ था उसको उठा के लाई और पहन के दोबारा देखा तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। मैं नशे में ज़रूर थी लेकिन नींद में नहीं।
मुझे साफ साफ याद है कि वहाँ पे एक लड़की थी जिसने चमकीले रंग के कपड़े पहने हुए थे, जैसे कि वो अभी किसी बर्थडे पार्टी से आ रही हो। मैं बहुत देर तक खड़े होकर उसी जगह देखती रही, लेकिन मुझे वो दोबारा नहीं दिखी। मेरा मन कर रहा था कि मैं झील पार करके दूसरी तरफ जाके देखूं, लेकिन सच बताऊं तो इतने अंधेरे में मेरी दूसरी तरफ जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं उसी कुर्सी पे बैठी हुई थी और यही सोच रही थी कि वो मेरा वहम नहीं था। फिर कुछ देर बाद सुबह हो गई। एडम और लूसी अपने अपने टेंट से बाहर आए और मैंने उनको रात में मेरे साथ घटी इस घटना के बारे में बताया। उन्होंने पहले तो मेरी बात पे विश्वास नहीं किया, लेकिन मेरे बहुत जिद करने के बाद हम तीनों ने पानी की झील को पार किया और दूसरी तरफ गए। मैं उसी जगह जाके खड़ी हो गई जहाँ पे मैंने उस बच्ची को देखा था, लेकिन वहाँ पे कोई भी नामो निशान नहीं था। कुछ देर तक ढूंढने के बाद मैं उस पत्थर के पास गई जहाँ पे सच में वो मुझे दिखी थी। वहाँ जाके उस पत्थर पे मैंने देखा कि उस पत्थर के बगल में मिट्टी से छोटे छोटे पैरों के निशान बने हुए थे। वो निशान कहीं 7 या 8 साल के बच्चे के होंगे। वो निशान जंगल की मिट्टी से बने हुए थे। ताजुब की बात तो ये है कि उनमें से एक पैर का निशान उल्टा और दूसरे पैर का निशान सीधा था। ये देख के मुझे हैरानी तो ज़रूर हुई, लेकिन ये पता चल गया कि रात में मैंने जिसको देखा था वो मेरा कोई वहम नहीं था। वहाँ पे सच में कोई बच्ची खड़ी थी जो हाथ हिला रही थी। मेरे दोस्तों को भी मेरे बात पे फिर विश्वास हुआ। काफ़ी देर तक हम लोगों ने उस बच्ची को वहाँ पे ढूंढा, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं था। हम सब वापस आ गए। उस कैंप से वापस आते वक्त मैं अपने साथ कई सवाल लेके आई थी कि रात में वो बच्ची वहाँ पे आखिर कर क्या रही थी, वो परछाई थी किसकी, और इतनी सेकंड्स में वो बच्ची आखिर गायब कहाँ हो गई। आज की जो दूसरी घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये घटना भी peter.io01 के अकाउंट से शेयर हुई है। मेरा नाम बॉब है। मैं अमेरिकी सेना में एक कुक था। ये घटना मेरे साथ 1997 में घटी थी। मेरा रिटायरमेंट होने में अभी 4 साल बाकी थे। मेरे साथ मेरी टीम में 2 लोग और भी थे, हेरा और मैथ्यू। हम लोगों को कभी कभी जंगलों में जवानों के साथ रेकी करने भी जाना पड़ता था। हम कुक्स ज़रूर थे, लेकिन हमको भी थोड़ी बहुत मिलिट्री ट्रेनिंग मिली थी। हमारे सीनियर से हमको अपने बेस को चेंज करने का ऑर्डर मिला। हमारा ट्रांसफ़र जिस बेस पर हुआ था वहाँ पर जाने के 2 रास्ते थे। एक रास्ता जो जंगल के बाहर से जाता था और दूसरा जंगल के अंदर से जाता था। जंगल के बाहर के रास्ते से अगर हम उस बेस पर जाते तो हमें 3 दिन लगने वाले थे, बल्कि जंगल के अंदर का रास्ता सिर्फ 1 ही दिन का था। ऑर्डर मिलते ही हमें जल्द से जल्द बेस पर पहुंचना था, इसलिए ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए हम जंगल के अंदर के रास्ते से ही चले गए। हमने अपने नए बेस के जनरल से रिक्वेस्ट भी की कि वो हमको एक हेलीकॉप्टर दे दें, लेकिन ख़राब मौसम होने की वजह से हेलीकॉप्टर लाना बहुत ही मुश्किल था। मेरे साथ मेरी टीम के 2 लोग थे, हेरा और मैथ्यू। साथ ही हमें बटालियन के 2 जवान भी मिले थे जो उस जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ थे। मैंने अपने साथ कुछ ज़रूरी सामान रखा हुआ था जो हमें रास्ते में काम आने वाला था। हम सब सुबह 5 बजे ही निकल गए थे और रात के 8 बजे तक हमने आधे से ज़्यादा जंगल पार भी कर लिया था। हमें लगातार चलते चलते 13 घंटे हो चुके थे। हमने सोचा कि कुछ देर तक रुक के आराम किया जाए। जंगल के बगल से एक छोटी सी नदी जाती थी। हमने सोचा कि हम यहीं पर रुक के अपना कैंप लगाते हैं। हमने उसी जगह अपना कैंप लगाया, लेकिन जंगल में थोड़ा सा अंदर, जहाँ से हमें नदी तो साफ साफ दिखे लेकिन हमको कोई ना देख पाए। ऐसा हमने इसलिए किया था क्योंकि हमको ऑर्डर मिले थे कि हमको कम से कम रुकना था। हम पांचों ने अपना अपना टेंट लगाया। मैं और मैथ्यू, हम दोनों लोग सबके खाने का इंतज़ाम करने लगे। हम सब ने खाना खाया और ज़्यादा समय न गंवाते हुए हम सब सो गए, क्योंकि हमें अगली सुबह 5 बजे फिर से निकलना था। हम सब अपने अपने टेंट में सो रहे थे। मैं कुछ देर तक जगा, फिर मैं भी सो गया। रात के करीब 2 बज रहे थे। मेरे पास एक वॉकी टॉकी था जो मुझे मेरे बेस से मिला था। उस वॉकी टॉकी से हम अपनी लोकेशन अपने बेस तक पहुंचा रहे थे। जंगल में वो रात काफ़ी शांत थी, इतनी शांत कि मुझे कीड़े मकोड़ों की भी आवाज़ नहीं आ रही थी। रात में जंगल में थोड़ी सी ठंड बढ़ गई। हमने जो कैंप फायर लगाई थी वो भी बुझ गई थी। फिर मेरे पास जो वॉकी टॉकी था, अचानक से वो कोई सिग्नल पकड़ने लगा, और वो सिग्नल कहाँ से आ रहा था मुझे नहीं पता था। मेरी नींद खुल गई। मैंने उस वॉकी टॉकी को उठाया और दोबारा ऑफ करके रख दिया। थोड़ी देर बाद वो अचानक से अपने आप ऑन हो गया और फिर से उसी सिग्नल को पकड़ने लगा। मुझे बहुत अजीब लगा क्योंकि उस आवाज़ से मेरी नींद दोबारा खुल गई थी। कुछ देर बाद
मैंने उस वॉकी टॉकी से किसी की फुसफुसाने की आवाज़ सुनी। बहुत अजीब सी आवाज़ थी वो आवाज़ एक आदमी की थी। वो किसी से बात करने की कोशिश कर रहा था। मैंने उस आवाज़ को बहुत साफ साफ सुना। वो आदमी कह रहा था कि हमको यहाँ से बाहर निकालो। वो लगातार इस बात को दोहराता जा रहा था, लेकिन बहुत धीमी आवाज़ में, जैसे उसको कोई सुन ना ले। कुछ देर तक ऐसे ही चलता रहा। फिर अचानक से उसने बोला कि बॉब, हमको यहाँ से बाहर निकालो। उसने मेरा नाम लिया। उसको मेरा नाम पता था। फिर कुछ देर बाद वो आवाज़ बदल गई, जैसे किसी बच्चे की आवाज़ हो। वो भी मुझसे वही चीज़ बोल रहा था कि बॉब, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। फिर वो आवाज़ एक बूढ़ी औरत की हो गई। ऐसे करते करते कई आवाज़ें बदली और सब मुझसे धीमी आवाज़ में एक ही बात कह रहे थे कि बॉब, हमें यहाँ से बाहर निकालो। ये मेरा कोई वहम नहीं था, ना मैं कोई सपना देख रहा था। फिर कुछ देर बाद वो आवाज़ें अपने आप बंद हो गईं। मुझे बहुत अजीब लगा। मेरा गला एकदम सूख चुका था। मैंने अपनी पानी की बोतल उठाई तो उसमें एक भी बूंद पानी नहीं था। मैं अपने टेंट से बाहर निकला। एकदम अंधेरा था, आग भी बुझ चुकी थी। मुझे उस जंगल में बस अपने दोस्तों के खर्राटों की ही आवाज़ सुनाई दे रही थी। काफ़ी ठंड थी, लेकिन मेरे शरीर से पसीना निकल रहा था। मैंने सोचा कि मैं नदी के पास जाके थोड़ा पानी भर लेता हूँ। मैंने अपने टेंट से टॉर्च निकाला और नदी की तरफ पानी भरने चला गया। वॉकी टॉकी मैंने अपने पास में ही रखा हुआ था। मैंने नदी से पानी भरा और अपने टेंट की तरफ वापस जाने लगा कि मेरा वॉकी टॉकी अचानक से फिर बजने लगा और इस बार उन्होंने बोला कि बॉब, हम तुम्हें देख सकते हैं, हमें छोड़ के मत जाओ, हमें यहाँ से बाहर निकालो। बहुत देर तक मैं शांत रहा। फिर मैं अचानक से चिल्लाने लगा कि कौन हो आप लोग, मुझे जवाब दो, मैं आपको बचा रहा हूँ। लेकिन उधर से कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। लगातार बस यही बोल रहे थे वो लोग कि बॉब, मुझे बाहर निकालो। वो आवाज़ मेरे दिमाग में जैसे घुस गई थी। मैं परेशान हो गया था। मैं वॉकी टॉकी को हाथ में ही पकड़ के चिल्लाने लगा कि आप लोग कौन हो, बताओ। मेरी चिल्लाने की आवाज़ सुन के हेरा उठ गई और वो भागते हुए मेरे पास आई। उसने मुझसे पूछा कि मुझे क्या हो गया है, मैं इतना चिल्ला क्यों रहा हूँ। मैंने उसको सारी बातें बताई। हेरा ने मुझको शांत किया और मुझे वॉकी देखने को बोला। मैंने उसको वॉकी दिखाया तो वॉकी एकदम नॉर्मल था। हेरा हंसने लगी। उसको लगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ। सुबह जब मेरे सारे टीम मेंबर्स उठे तो मैंने उन सबको ये बात बताई, लेकिन किसी ने भी मेरी बात पे विश्वास नहीं किया और हम सुबह उठते ही अपने नए बेस के लिए निकल गए। मुझे आज भी याद है कि वो मेरा कोई वहम नहीं था और मुझे सच में वो आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। ये तीसरी घटना भी peter.io01 अकाउंट से शेयर हुई है। मेरा नाम शरीन है। ये घटना मेरे और मेरे दादाजी के साथ सन 2000 में घटी थी। उस समय मेरी उम्र करीब 19 साल की थी। मेरे दादाजी के पास बंदूकों का एक बहुत बड़ा कलेक्शन था, जिसको वो अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करते थे। ये कलेक्शन मेरे दादाजी के भाई का था। वो आर्मी में थे। मेरे दादाजी हमेशा अपने भाई के साथ जंगलों में कैंपिंग के लिए जाया करते थे। एक दिन मेरे दादाजी के दोस्त आए और उन्होंने उनसे बोला कि चलो आज कैंपिंग करने चलते हैं। दादाजी के 4 दोस्त थे। किस्मत से उस दिन मैं भी दादाजी के साथ ही थी, तो मैंने भी दादाजी से बोला कि मैं भी आप लोगों के साथ कैंपिंग पे चलूँगी। पता नहीं क्यों, लेकिन दादाजी ने मुझे मना कर दिया। मैंने उनसे बहुत ज़िद की, लेकिन उन्होंने हर बार मुझको मना कर दिया। तभी मेरे दादाजी के दोस्तों ने उनसे बोला कि इसको ले चलो, अब ये बड़ी हो गई है, इसको भी कैंपिंग का कुछ एक्सपीरियंस हो जाएगा। फिर हम सब घर से थोड़ा सा दूर जंगलों में गए। जहाँ पे हम कैंपिंग करने वाले थे वो एरिया काफ़ी साफ़ था, क्योंकि मेरे दादाजी अक्सर कई बार अपने दोस्तों के साथ उस जगह पे जाया करते थे। उन्होंने वहाँ पे कैंप फायर जलाई और सब बैठ के गाना गाने लगे और बियर पी रहे थे। मेरे दादाजी के पास एक गन थी, वो हमेशा उसे अपने पास ही रखते थे। वो किसी को भी उस बंदूक को छूने तक नहीं देते थे। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, वो उस दिन अपनी बंदूक साथ में लेके ही नहीं आए थे। शायद वो उसको अपने घर पे ही भूल गए थे। सबने खूब एंजॉय किया और खाना खाया। मैं ढेर सारे चिकन सैंडविचेस बना के लेके गई थी, जो सबने खूब इत्मीनान से खाए थे और सबको पसंद भी आए थे वो। हम सब ने खूब मज़ा किया। तभी कुछ देर बाद एक कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आने लगी। रात के करीब 9 बज रहे थे। उस आवाज़ को सुन के हम सब शांत हो गए। हम लोगों ने उस आवाज़ को नज़रअंदाज किया। हमें लगा कि शायद कोई कुत्ता कहीं से भटकते हुए चला आया हो। कुछ देर बाद उस कुत्ते की भौंकने की आवाज़ अचानक से रोने में बदल गई। मेरे दादाजी जानवरों से बहुत प्यार करते थे,
इसलिए जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी वो उसी तरफ अंधेरे जंगल में उस कुत्ते को ढूंढने चले गए। बहुत देर तक वो दादाजी नहीं आए तो उनके पीछे उनके दो दोस्त और उनको ढूंढने के लिए चले गए। मेरे दादाजी के एक दोस्त जो कि रिटायर्ड पुलिसमैन है, मैं और वो, हम दोनों वहाँ पे चुपचाप बैठ के सैंडविच खा रहे थे और बातें कर रहे थे कि दादाजी और उनके दोस्तों को काफ़ी समय लग गया आने में। फिर कुछ देर बाद उसी कुत्ते की भौंकने की आवाज़ मेरे पीछे से आने लगी। मैंने और मेरे दादाजी के दोस्त ने, हम दोनों ने बहुत ध्यान से उस आवाज़ को सुना। मैं पीछे घूमी तो मैंने देखा कि झाड़ियों के पीछे से किसी की चमकती हुई आंखें दिख रही हैं और वो अजीब सी आवाज़ निकाल के रो रहा था, जैसे वो कुत्ता बहुत ही ज़्यादा दर्द में हो। मेरे दादाजी के दोस्त उसको बुला रहे थे लेकिन वो नहीं आया। उन्होंने थोड़ा सा सैंडविच का टुकड़ा भी फेंका लेकिन वो वहीं पे खड़ा होकर हमें देख रहा था। वो कुत्ता झाड़ से ज़रा सा भी नहीं हिल रहा था। मेरे दादाजी ने एक टॉर्च ली। अचानक से उस कुत्ते ने जैसे ही टॉर्च की लाइट देखी वो भाग गया। हमें लगा कि वो दर्द में है। मैं और मेरे दादाजी के दोस्त, हम लोग उस कुत्ते के पीछे गए। हमने साफ साफ देखा कि वो कुत्ता एक पेड़ के पीछे जाके छुप गया। तभी मेरे दादाजी भी आ गए और उन्होंने बोला कि हमें उस कुत्ते की आवाज़ इस तरफ से सुनाई दी। हमने अपने दादाजी को बताया कि वो भागते हुए उस पेड़ के पीछे गया है। वो कुत्ता इतना दर्द में था कि हमें उसके दर्द की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। दादाजी ने बोला कि पहले हमें इस कुत्ते की आवाज़ दूसरी तरफ से आ रही थी। ये वही जानवर है जो पहले आवाज़ निकाल रहा था। मेरे दादाजी को लगा कि शायद उसको चोट लगी है या वो किसी तरह की दर्द में है। हम सब पेड़ के पीछे गए और हमने पेड़ के पीछे जो देखा, ये देख के हमारी हालत ख़राब हो गई। जिस कुत्ते को हमने अभी जस्ट 5 मिनट पहले देखा था वो उस पेड़ के पीछे आधा कटा मरा पड़ा हुआ था। उसको देख के ऐसा लग रहा था कि वो करीब 1 हफ्ते पहले ही मर गया है। उसका शरीर आधा सड़ चुका था। लेकिन बड़े ताजुब की बात थी क्योंकि अभी 5 मिनट पहले हमने उसे साफ साफ भागते हुए देखा था। उसके शरीर को देख के मुझे उल्टी आ गई और मेरी तबीयत खराब होने लगी। मेरे दादाजी और उनके दोस्तों ने मुझे टेंट में लिटा दिया और मुझे घर लेके आ गए। मैं पूरी रात यही सोचती रही कि जिस कुत्ते को मैंने देखा था वो सच में जिंदा था या मैंने उस मरे हुए कुत्ते की आत्मा को देखा था। ये चौथी घटना भी peter.io01 के अकाउंट से शेयर हुई है। मेरा नाम मायरा है। मैं अमेरिकी मैगजीन ब्लैक स्टैटिक के लिए काम करती हूँ। उस कंपनी में मैं एक कंटेंट राइटर यानी कि एक लेखिका थी। ये घटना मेरे साथ सन 2000 में घटी है। काफ़ी अजीब घटना है ये। मुझको ऑफिस ज्वाइन किए करीब 1 साल हो चुका था। मैं अच्छा काम भी कर रही थी। ऑफिस वाले शायद मेरे काम से खुश भी बहुत थे। ऑफिस में हमारे सीनियर मैनेजर की बर्थडे पार्टी थी जो कि शहर से बाहर उनके फार्म हाउस पे थी। हम सारे ऑफिस के लोग वहाँ इनवाइटेड थे लेकिन मुझे पार्टी में जाना बिल्कुल पसंद नहीं था और अगले दिन मेरा काम भी था और मुझे रात में देर तक जग के काम भी करना था। मेरे ऑफिस के दोस्तों ने मुझसे बहुत जिद की कि मुझे पार्टी में आना चाहिए। मैंने उनको मना किया लेकिन उनके जिद के सामने मैं टिक नहीं पाई, इसलिए मैं भी पार्टी में चली गई। मुझे वहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। पार्टीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं होती हैं। दरअसल वो पार्टी नहीं थी, ऑफिस के कुछ एम्प्लॉयज़ की प्रमोशन पार्टी थी जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। वहाँ पे जाके जिनका जिनका प्रमोशन हुआ था सबका नाम अनाउंस हुआ। उस लिस्ट में मेरा भी नाम था और मुझे जैसे ही पता चला कि मेरा प्रमोशन हो गया है मैं खुशी से पागल हो गई। मेरे दोस्तों ने मुझे मुबारकबाद दी और मैंने खुशी में शराब पी ली। मैं कुछ ज़्यादा ही नशे में हो गई थी और मुझे घर भी जल्दी पहुंचना था क्योंकि अगले दिन मुझे काम ख़त्म करके उसको जमा करना था। मैंने खुशी में बहुत ही ज़्यादा पी ली थी और मेरे पैर बहुत डगमगा रहे थे। इतने नशे में तो गाड़ी चलाना मुमकिन ही नहीं था, इसलिए मैं कुछ देर वहाँ पे रुक गई। मुझे लगा कि नशा उतरने के बाद मैं अपने घर चली जाऊँगी। इंतज़ार करते करते करीब रात के 12:30 बज चुके थे। ज़्यादातर मेहमान लोग वहाँ से चले गए थे। मैं और कुछ ही लोग बचे थे वहाँ पे। काफ़ी देर हो गई थी और मुझे घर जल्दी पहुँचना था, इसलिए मैं रात में ही गाड़ी लेके निकल गई। शहर फार्म हाउस से थोड़ा दूर था। वहाँ जाने के 2 हाईवे थे, एक छोटा रास्ता और एक बड़ा हाईवे। मैं छोटे रास्ते की तरफ मुड़ गई जो कि सिर्फ 5 किलोमीटर का था। उस रास्ते से होते हुए अगर मैं हाईवे पे पहुँचती तो मैं अपने घर जल्दी पहुँच जाती। ये सोचते हुए मैंने अपनी गाड़ी छोटे हाईवे की तरफ मोड़ ली। कुछ देर तक तो सब कुछ ठीक था। फिर थोड़ी देर बाद मुझे एक बोर्ड मिला जो कि सिटी हॉस्पिटल की तरफ इशारा कर रहा था। ये देख के मुझे बहुत खुशी मिली क्योंकि मेरा अपार्टमेंट सिटी हॉस्पिटल के बगल में ही था। मुझे ये यकीन आ गया था कि मैं सही रास्ते में हूँ।
वो हाईवे एकदम सुनसान था। उस पूरे हाईवे पे मेरे एक अकेले की ही कार थी जो चल रही थी। कार चलाते वक्त मुझको थोड़ी नींद आ गई और मैं कार चलाते चलाते सो गई। तभी मेरी कार साइड के एक डिवाइडर से लड़ के आगे चली गई। मुझे चोट तो नहीं लगी, लेकिन मेरे कार का काफ़ी हिस्सा टूट चुका था, जिससे मेरी कार स्टार्ट भी नहीं हो रही थी। मैं कार से बाहर निकली तो मैंने देखा कि दूर दूर तक कोई भी नहीं था। मैं काफ़ी परेशान हो गई। फिर मैं वहाँ पे बैठी हुई थी, क्योंकि पुलिस के लोग रात में वहाँ पेट्रोलिंग करते रहते हैं। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद कोई भी नहीं आया। मैंने अपनी जेब से एक सिगरेट निकाला और पीने लगी। सिगरेट की 2 कश लेते ही मुझे अचानक से किसी बच्चे के खेलने की आवाज़ आने लगी, जो आपस में खेल रहे हों। जहाँ पर मैं अपने कार के साथ खड़ी थी वो एक ब्रिज था, जिसके नीचे से पानी बह रहा था। वो बच्चों की खेलने की आवाज़ उस ब्रिज के नीचे से आ रही थी। रात के करीब 1 बज रहे थे। मैंने ब्रिज के नीचे देखा तो वहाँ पे एक छोटी सी फैमिली थी जो आग लगा के बैठी हुई थी। शायद वो वहाँ पे कैंपिंग कर रही थी। 2 बच्चे दोनों लोग खेल रहे थे। आग जल रही थी और उन बच्चों के माता पिता खाना बना रहे थे। मैंने उनको आवाज़ दी, लेकिन शायद उन्होंने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। फिर मैंने और ज़ोर से चिल्लाया और मैंने उनसे बोला कि मुझे आपकी मदद चाहिए। वो चारों लोग अचानक से मेरी तरफ देखने लगे। वो चारों लोग मूर्ति की तरह जम गए थे और बस मुझे ही घूरे जा रहे थे। मैंने अपना हाथ हिलाया और मैंने उनसे बोला कि मुझे मदद चाहिए। मुझे लगा कि शायद वो मेरी बात सुन नहीं पा रहे थे, तो मैंने उनसे बोला कि मैं वहाँ नीचे आके आपसे बात करती हूँ। मेरे ये बोलने पर भी उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। वो बस खड़े होके मुझे देख रहे थे। ये बात मुझे बहुत अजीब लगी कि अगर मैं उनको दिख रही हूँ तो वो मेरे बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। मैंने ये सोचा कि मैं नीचे जाके उन्हें बताऊंगी तो शायद वो मेरी कोई मदद कर ले। हालांकि मैं ये सोच रही थी कि इतनी अंधेरी रात में ये लोग आखिर यहाँ कर क्या रहे हैं, लेकिन मैंने उतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि नशे की वजह से मेरा दिमाग उतना काम नहीं कर रहा था। मैं पुल के दूसरी तरफ से घूम के नीचे गई तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। ना वो आग, ना वो टेंट और ना ही वो बच्चे। सब कुछ एकदम शांत था। बस झील बह रही थी। वहाँ पे काफ़ी ठंड भी थी। मैं बहुत हैरान हो गई थी कि ऊपर से नीचे आने में मुझे 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगा होगा, लेकिन 1 मिनट में वो सब कहाँ गायब हो गए मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला। वहाँ पे वो आग भी नहीं थी जो कि गर्म हो। वहाँ पे सब कुछ एकदम ठंडा पड़ा हुआ था। बस वहाँ पे बच्चों के 2 जूते मिले जो कि बहुत पुराने थे। मैं वहाँ पे खड़ी होकर ये सब सोच ही रही थी, तभी मुझे किसी ने आवाज़ दी। मुझे ज़ोर से चिल्ला के एक्सक्यूज़ मी बोला। मैंने जैसे ही ब्रिज के ऊपर देखा तो वहाँ पे 2 पुलिस वाले खड़े थे। मैंने उनको देखा तो उन्होंने मुझे ऊपर बुलाया। मैं दूसरे रास्ते से घूम के ऊपर गई और फिर मैंने उसी ब्रिज पे खड़े होकर नीचे देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैंने पुलिस वालों को ये बात भी बताई, लेकिन उन्होंने मेरी बात पे कोई विश्वास नहीं किया। उन्होंने देखा कि मैं नशे में हूँ, इसलिए उन्होंने मेरा ड्रंक एंड ड्राइव में चालान काट दिया। मैंने उनको अपनी बात समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं मानी। वो लोग मेरी मदद के लिए ज़रूर आए थे, लेकिन मेरी बात पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रहे थे। मैं नशे में ज़्यादा थी। मैं उनको समझाती रही, लेकिन किसी ने भी मेरी बात पे विश्वास नहीं किया। लेकिन मुझको आज भी याद है कि वो मेरा वहम नहीं था। वहाँ पे एक परिवार था जो कैंपिंग कर रहा था। ये 5वीं घटना भी peter.iu01 के अकाउंट से शेयर हुई है। ये घटना जिसके साथ घटी थी उसका नाम नौरा था। अब आगे की पूरी घटना मैं आपको नौरा के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम नौरा है और ये घटना मेरे साथ सन 2003 में घटी थी। मैं अपनी फैमिली के साथ कैनेडियन फॉरेस्ट में कैंपिंग के लिए गई थी। काफ़ी लोग थे वहाँ जो अलग अलग जगह बैठ के कैंपिंग कर रहे थे। सब अपने अपने परिवार वालों के साथ आए थे। मेरे मम्मी और पापा शहर में रहते थे और मैं अपने दादा और दादी के साथ कैंपिंग में आई हुई थी, क्योंकि मेरे स्कूल की छुट्टियां चल रही थी। हम सब वहाँ पे बहुत एंजॉय कर रहे थे। तभी कुछ देर बाद हमारे पास एक लड़की आई। उसने अपना नाम सूजी बताया था। उसने हमसे ये भी बताया कि वो शहर में नई है और अकेली भी। वो यहाँ कैंपिंग करने भी अकेली आई है। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा टेंट कहाँ है। उसने बताया कि 2 टेंट छोड़ के जो लाल रंग का टेंट है वो मेरा है। मैंने बोला अच्छा आओ हमारे साथ बैठो। वो हमारे साथ बैठी और हमने एंजॉय भी किया। हमने खूब डांस किया। दादाजी के पास एक पुराना कैमरा था, उन्होंने हमारी फ़ोटो भी खींची। हम सब बहुत एंजॉय कर रहे थे और एंजॉय करते करते काफ़ी लेट हो गया था।
दादा दादी सो चुके थे। मैं और सूजी हम दोनों लेट तक जग रहे थे। हम दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। उसने मुझसे बहुत से सवाल पूछे और मैंने उसके सवालों के जवाब भी दिए। मैंने भी उससे पूछा कि तुम कहाँ की रहने वाली हो, तुम क्या काम करती हो, तुम्हारी पढ़ाई कहाँ तक हुई है और तुम्हारे मम्मी पापा क्या करते हैं। उसने मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। वो बस चुप थी और जंगल की तरफ देख रही थी। मैंने उसको देखा तो वो बहुत अजीब लग रही थी। वो बस जंगल की तरफ ऐसे घूर रही थी जैसे वो अभी उसको खा जाएगी। मैंने फिर से उससे पूछा कि सूजी, तुम्हारे मम्मी पापा क्या करते हैं। उसने मेरी तब उन्हीं बड़ी आंखों से देखा और बोला, वो मर चुके हैं। मैंने उससे पूछा कि कैसे, तो उसने बताया कि एक कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई है और बोला कि इस पूरे दुनिया में मैं अकेली हूँ। वो उसी बड़ी आंखों से मेरी तरफ देख रही थी और ये सब बोल रही थी। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। काफ़ी लेट हो गया था तो मैंने सूजी से बोला कि मैं सोने जा रही हूँ और फिर मैं उठ के वहाँ से चली गई। वो जाते हुए मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे वो मुझे खा जाएगी। मैंने उसे बाय बोला और मैं अपने टेंट के अंदर चली गई। कुछ देर बाद वो भी चली गई क्योंकि मुझे उसकी परछाई साफ साफ दिख रही थी। सुबह हुई और हम सब घर जाने के लिए अपनी पैकिंग करने लगे। मैंने सोचा कि मैं जाते हुए सूजी को बाय बोल दूं, तो मैं अपने टेंट के पीछे उसी लाल रंग के टेंट के पास गई, लेकिन वहाँ पे कोई और था। मुझको लगा कि शायद वो चली गई है। मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि आखिरी बार जाते हुए मैं उसे ढंग से बाय तक नहीं बोल पाई। मैं अपने घर आ गई और मेरे स्कूल स्टार्ट हो चुके थे। मेरा स्कूल चल ही रहा था, तभी मेरे घर पे एक कुरियर आया। मेरे दादाजी ने वो फ़ोटोज़ मुझे भेजी थी जो उन्होंने कैंप में खींची थी। वो फ़ोटोज़ देख के मैं एकदम हैरान हो गई क्योंकि उस फ़ोटो में सूजी की एक भी फ़ोटो नहीं आई थी। उस सब फ़ोटोज़ में मैं, मेरी दादी और मेरे दादा, हम तीन ही थे। सूजी एकदम गायब हो चुकी थी। ये देख के मैं एकदम हैरान हो गई कि आखिर उसकी फ़ोटोज़ क्यों नहीं आई। मैं उसके बारे में पता लगाना चाहती थी, लेकिन लगाती भी कैसे। उसने अपने नाम के अलावा मुझे कुछ भी नहीं बताया था। तो दोस्तों, ये थी कैंपिंग से संबंधित 5 घटनाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी और आपको अगली वीडियो किस चीज़ पर चाहिए। जैसा मैंने बोला था कि मैं पूरी तरह से आप पे छोड़ता हूँ कि ये सच है या घटना। अगर आपके साथ कोई घटना घटी हो और आप चाहते हैं कि मैं उसको अपनी आवाज़ दूँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।